सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? चलिए हम प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। सभी को पुनः जय जिनेंद्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 2 अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेमेस्टर 2 की पेपर 1 में धर्म के 10 लक्षण हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पेपर 2 में तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और अहिंसा महावीर की दृष्टि में, और पेपर 3 में तत्व ज्ञान भाग 2 और निमित्त उपादान, ये बुक हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिनमें हमारा कोर्स तो कंप्लीट सारा हो चुका है, पर हमने आज ये एक रिवीजन सेशन यहाँ पर रखा है। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। पेपर 1 आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने दे दिया होगा। कितने पार्टिसिपेंट्स ने पेपर 1 कर लिया है? क्विज जो आई है अपनी, किसी ने वो मॉडल ऐप पर जो किया है? 1 2 हाँ, मतलब बहुत लोग कर रहे हैं। 4 हैंड रेज हुए हैं। हाँ, बाकी भी लोगों को जिनको अभी पेपर 1 करना है, वे सब अभी पेपर 1 धर्म के 10 लक्षण के आधार से कर सकते हैं, और आप जल्दी से कीजिए, जिससे आप पेपर 2 की तैयारी अच्छे से कर सकें। और जिन्होंने किया है वे अभी किसी को क्वेश्चंस तो ना बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कैसे आए हैं। बस इतना है कि आप पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया है वे कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में आप पेपर 1 जल्दी से करके पेपर 2 पे आ सकते हैं। आज हमने ये पेपर 2 जो अपना तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 है, इसकी रिवीजन के लिए क्लास अपनी रखी है। इसमें आप के जो प्रश्न हैं वो लिए जाएंगे, जो भी आपके डाउट अभी तक इस भाग से रिलेटेड है, जो भी इसमें आपके प्रश्न हो, आपने पढ़ने में आए हो, तो वो आप पूछ सकते हैं पेपर 2 के। आप किसी को कोई प्रश्न है जो भी, हम उन्हें यहाँ पर इसमें लेंगे। इस पूरे भाग में अपने 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें सीमंदर पूजन, 7 तत्व संबंधी भूल, लक्षण लक्षणाभास, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं, सुख क्या है ये एक निबंध है, पंच भाव ये 5 भाव का, 4 अभाव, 5 पांडव, और लास्ट में भावना 32। इस पाठ के हमने सारी ही चैप्टर्स पढ़े हैं। सिमंदर पूजन से लेकर भावना 32 पूरा एक एक आपको क्लास में पढ़ाया गया था। बस 5 पांडव वाला चैप्टर आपको सेल्फ स्टडी में बताया गया था। तो इनमें, इन चैप्टर्स में से आपको किसी को कोई डाउट है तो वो हम उससे स्टार्ट करते हैं। पूछ सकते हैं आप लोग हैंड रेज करके। हाँ सरिता जी। जय जिनेंद्र सर। ये जो, एक मिनट, आवाज कम कर,
आपकी वॉइस इको हो रही है, शायद दूसरा जी सर, डिवाइस भी वहाँ पे खुला है। क्योंकि हम एक ही रूम में बैठे थे तो 2 फोन से प्रॉब्लम हो। हाँ 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 जी। सर जो लक्षणाभास में जो एग्जाम्पल थे ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष, तो उसमें ना कंफ्यूजन होता है थोड़ा, तो एक बार उसका रिवीजन ले लेते। ठीक है, वो हम ले लेंगे लक्षणाभास में। और बताइए, और किसकी क्या डाउट्स हैं, तो हम उन्हीं चीजों को, क्योंकि पूरा तो हमारे पास 1 घंटे में होना पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक चीज, तो जो मेन टॉपिक्स है या ऐसे डाउट्स है उनको हम ले लेंगे। बाकी और कोई बताइए। सर पंचभाव को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो ब्रीफ में अच्छा रहेगा। पंचभाव। कौन सा? पंचभाव। पंचभाव। ठीक है, पंचभाव को हम ले लेते हैं। और किसी को? चलिए हम पहले इससे ही शुरू करते हैं, जब तक आप और देख लीजिएगा। ये लक्षणाभास वाला जो चैप्टर था इसमें हमने लक्षण की परिभाषा पढ़ी। लक्षण के दोष 3 प्रकार के होते हैं, ये देखिए। और उसमें दोष में उन्हें ही लक्षणाभास कहा गया है। लक्षण किसे कहते हैं? जो परस्पर मिली हुई वस्तुओं को जो अलग करे, ऐसा जो चिन्ह हो, ऐसा जो पहचान का तरीका हो, उसको कहते हैं लक्षण। और जब वो लक्षण निर्दोष नहीं होता, जब उस लक्षण में दोष होता है, तो उसे कहा जाता है लक्षणाभास। कौन से दोष आ सकते हैं? तो वो 3 दोष बताए गए थे। 3 दोष कौन कौन से थे? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये सबको ध्यान है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। पहले आप एग्जाम्पल्स तो मैं बता दूंगा यहाँ पर जो है, और भी किसे कहते हैं अव्याप्ति, किसे कहते हैं अतिव्याप्ति, कोई बताएगा? अव्याप्ति दोष कब आता है, किसे कहते हैं? संगीता जी अव्याप्ति दोष। कोई और बताना चाहे, अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? सर मैं बोलूं? शायद सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अजय जी बताइए, अजय जी आप बताइए। जो लक्ष्य के एक देश में रहे, यानी वो लक्ष्य को पूरा डिफाइन ना कर सके। जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, एग्जाम्पल इसका कोई? नहीं, याद नहीं आ रहा। हाँ, जैसे एक देश में पाए जाने वाले एग्जाम्पल्स हमने देखा था कि हम, हाँ, और कोई ट्राई करना चाहते हैं? हाँ कुंजन जी बताइए कि एक देश में पाया जाए अव्याप्ति। जैसे हम सिर्फ गाय को ले और पशु को ना ले, पशु में गिने लेकिन सिर्फ गाय को गिने उसमें। हाँ मतलब हम सिर्फ ये गाय और पशु वाला तो जो हमने यहाँ पर देखा ही था, और भी तरह से हमने इसमें कहा था कि जैसे पशुओं का लक्षण सींग कहना, पशुओं का लक्षण सींग कहना, तो मतलब जो जो पशु होंगे उनमें सींग होने जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। कुछ बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो बिना सींग के होते हैं, इसीलिए हमने ये जो सींग लक्षण बनाया ये अव्याप्त है, मतलब पूरे पशु प्रजाति में नहीं है। हमने इस तरह के और भी बनाए थे मनुष्य में, मतलब किसी भी तरह का, हम जैसे जीव का लक्षण बना दे कि जीव का लक्षण या संसारी जीव का लक्षण 5 इंद्रिय बना देना, तो 5 इंद्रिय क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मनुष्य या जो जीव हैं जो 4 इंद्रिय भी पाए जाते हैं, 3 इंद्रिय भी पाए जाते हैं, 2 इंद्रिय भी पाए जाते हैं, इसीलिए 5 इंद्रिय उनका लक्षण नहीं बन सकता। और बताइए कोई, नीलेश जी। जैसे फूल का लक्षण सुगंध अगर हम बोलते हैं
तो सभी फूलों में सुगंध तो नहीं पाई जाती, तो इसलिए वो अव्याप्ति होता है वहाँ पे। हाँ, फूल का लक्षण जैसे आपने सुगंध कहा, तो वो अव्याप्त क्यों है? क्योंकि हर फूल में सुगंध नहीं पाई जाती है। सही। बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह का लक्षण ये अव्याप्त में चला जाएगा। जो लक्ष्य के मतलब एक देश में ही पाया जाए, सब लक्ष्य में ना पाया जाए, कुछ लिमिटेड में ही पाया जाए, उसे कहेंगे अव्याप्ति। और कोई बताना चाहेगा? और कोई? भैया ये जैसे बताया था पीली शर्ट वाला, मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल आया था कि किसी लड़के को इंडिकेट करने के लिए हम कैसे ऐसा घटित बोलें कि होगा वो? पीली शर्ट वाला, कि पीली शर्ट वाले भैया, तो फिर लेकिन सभी तो पीली हाँ, शर्ट, सब पीली शर्ट वालों को तो नहीं कह सकते, वो किसी एक। नहीं, ये तो हमने एक व्यक्ति का ही बनाया है, तो वो तो ठीक बैठेगा। जैसे बहुत सारे लोग हो और सब में नहीं है, एक ने का नहीं है, तो हमने उसका बनाया है। जब हम ये दोष की बात करेंगे तो हम मान लें, मतलब जब हम जनरल लगाएंगे सब पे, तो ऐसा कोई लक्षण बनाएंगे कि जो जनरल सब चीजों पे नहीं लग सकता, वो व्याप्त में चला जाएगा। जैसे हम ये मतलब जैसे अभी अतिव्याप्ति असंभव में भी देखेंगे। हाँ, नरेश जी आप कुछ बता रहे हैं, कोई एग्जाम्पल? हाँ सर, एक कि सभी जीवों में संयम पाया जाता है या केवल मनुष्य गति के जीवों में ही संयम पाया जाता है? अच्छा, मतलब हम अगर बताए, हाँ, इसको हम ऐसा कहेंगे कि जीव का लक्षण संयम, जीव का लक्षण संयम बन सकता है क्या? तो ये अव्याप्ति है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अगर संयम की बात करें तो सिर्फ मनुष्य गति के जीवों में ही पाया जा सकता है। मनुष्य गतियों में भी भाई सिर्फ शावक और मुनिराजों के ही पाया जा सकता है, न देव के हैं, न नारकियों के हैं, तिर्यंचों के भी एक देश पाया जा सकता है। इसलिए ये जीव का लक्षण यदि हम संयम बनाते हैं तो ये भी अव्याप्त में चला जाएगा। और चलिए, तो इस तरह से ये अव्याप्ति के बहुत सारे और भी उदाहरण हो सकते हैं। हम अब चले अगर आगे अतिव्याप्ति पे। अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अतिव्याप्ति? कि हाँ, अतिव्याप्ति। और बताइए कोई हैंड रेज करके। अब तो आप लोगों की तैयारी हो ही गई होगी एग्जाम की सारी। हाँ, नंदिता जी। अतिव्याप्ति दोष जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाए जाते हैं। अलक्ष्य मतलब हम जिनकी एक बात कर रहे हैं उससे ज्यादा, उससे और भी। हाँ, बिल्कुल, जिनको हम यहाँ पर लक्ष्य में ले रहे हैं, उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमारा अभी यहाँ पर बात करने के लिए विवक्षित नहीं है, उन्हें कहते हैं अलक्ष्य। उनमें भी यदि पाया जाए, लक्ष्य के जो अतिरिक्त है, जो अन्य पदार्थ है, उन सब में यदि पाया जाए, उन सबको कहते हैं अलक्ष्य। और जो ऐसा लक्षण है जो उनमें भी पाया जाता है, वो होता है अतिव्याप्ति दोष से दूषित। अतिव्याप्ति दोष उनमें पाया जा रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स कोई अतिव्याप्ति दोष के? अतिव्याप्ति दोष के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मधु जी बताएंगे आप? मधु जी आपने हैंड रेज किया है, बताएंगे? चलिए, और कोई बताइए। सर हेलो। हाँ, आवाज आई सर? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ सर, हाँ, आ रही है। सब गायों के सींग पाई जाती है, लेकिन गायों के अलावा अन्य पशुओं में भी सींग पाई जाती है, तो यहाँ पर हाँ, अतिव्याप्ति अगर दोष। हम अब सींग वाला ही लक्षण बनाए जो बुक में दिया है कि गाय का लक्षण सींग, कि गाय में तो पाए ही जाते हैं, पर गाय के अलावा अन्य पशुओं में भी पाए जाते हैं।
इसीलिए ये जो लक्षण बनाया गया है ये कौन सा है, ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। ठीक है, और बताइए कोई, और कोई बताएगा? हाँ, सरिता जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताएंगे? जी सर ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कौवा काला होता है, तो कौवा के अलावा कोयल भी होती है, कोई पशु जैसे बकरी वगैरह भी हो सकती है, तो ये भी हाँ, अतिव्याप्ति। घटित करके बताइए कैसे। जैसे कि कौवा अकेला ही काला नहीं है, कौवे के अलावा दूसरे और चीजें भी काली आपकी हैं, वॉइस, और अलग से दोनों में हो हाँ, गया। और चीज मतलब कौवे का लक्षण काला बनाना, कौवे का लक्षण काला बनाना, तो इसको अगर हम कहेंगे तो कौवा हो गया हमारा लक्ष्य और काला हो गया उसका लक्षण। पर हम इस काले पन्ने से क्या कौवे की पहचान कर सकते हैं क्या, कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि काले और भी चीजें पाई जाती है। जी। और भी जानवर या फिर और भी पक्षी काले पाए जा सकते हैं, इसलिए कौवे का लक्षण काला बनाना ये अतिव्याप्ति में चला जाएगा। और नीलेश जी शाह, नीलेश जी शाह। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ऊन का लक्षण अगर हम बोलते हैं लंबाई, तो बाकी कई प्राणी है जो उतने ऊंचे या उतने लंबे होते हैं, तो वो हाँ, अतिव्याप्ति में मतलब आएगा। लंबाई किसी का लक्षण बनाना ये अतिव्याप्ति ही है, क्योंकि लंबाई और भी चीजों की होती है, मतलब और मनुष्य भी, भैया जी जैसे एक चीज पूछनी, और भी चीजें पाई जाती है जो लंबी है, या फिर और मनुष्य हो और भी पशु हो उनको भी लंबा कहा जा सकता है। हाँ, और कोई? एक चीज पूछनी है भैया जी, जैसे हाँ जी, जैसे क्वेश्चन बन के आएगा कि उसमें एक पंक्ति दी होगी कि इसमें कौन सा दोष है, ऐसा करके। तो अभी जैसे ये ऊंट वाली बात हाँ आई, हाँ तो इसमें सेंटेंस ऐसा लगा, जो जानवर लंबा है वह ऊंट है, तो इस वाक्य में कौन सा दोष है, ऐसा? हाँ, मतलब इस तरह से आएगा, ऊंट का लक्षण लंबाई, ये अच्छा। मतलब किसी भी तरह में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि ऊंट का लक्षण लंबाई बन सकता है कि नहीं, हाँ या ना में भी आएगा। या फिर हम किसी और तरह से, मतलब जैसे अपने पास एमसीक्यू है तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही आया है, मतलब ये मान लीजिए ऊंट का लक्षण लंबाई, फिर इसमें क्या है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव या निर्दोष लक्षण, इस तरह तो से आ जाएगा, मतलब वो आपको जो पहचान। जो वाक्य रचना होगी वो वाक्य रचना इस तरह से बनेगी कि भैंस का लक्षण कालापन, ऊंट का लक्षण लंबाई, इस तरह की हाँ, वाक्य मतलब रचना उसमें होगी। हमें थोड़ा ध्यान इस तरह यही रखना है कि हम उस वाक्य में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो कोशिश करें जाएगा, पर हम उसमें लक्षण और लक्ष्य एक बार पहचान लें कि बात किसकी चल रही है, तो फिर हम इजीली घटित कर सकते हैं। इस तरह ठीक है से भैया, ठीक। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे हमने कहे कि मुनिराज का लक्षण नग्न था, मुनिराज का लक्षण नग्न था, बना ये कौन सा लक्षण कहा जाएगा, कौन सा दोष आएगा अगर अतिव्याप्ति। दोष आ रहा है तो? सर अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति कैसे? क्योंकि नग्न तो मुनि महाराज के अलावा दूसरे लोग भी, जैसे भिखारी वगैरह ऐसे कई दिख जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, ये नग्नता अतिव्याप्ति दोष में चला जाएगा, क्योंकि नग्न तो पशु भी होते हैं, नग्न तो बालक छोटे बच्चे भी होते हैं, तो इसीलिए वो अतिव्याप्ति दोष में वो चला जाएगा। हाँ, और हाँ, आप नंदिता जी आप बताना चाह रहे थे एग्जाम्पल, बताइए। कि जो अमूर्तिक है वह जीव है, तो यह भी अतिव्याप्ति दोष लगेगा, क्योंकि जीव के अलावा अ, अ, और द्रव्य भी है जो अमूर्तिक है, जैसे धर्म, अधर्म, आकाश काल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही है कि हाँ, मतलब जो अमूर्तिक है वह जीव है, ये कहना ये अतिव्याप्ति दोष है। अमूर्तिक के जैसे हम और भी कह सकते हैं, अस्तित्व गुण वाला है जो, वह जीव है, तो ये क्योंकि अस्तित्व गुण जीव के अलावा
मतलब बाकी द्रव्यों में भी, उद्गल, धर्म, धर्माकाश, काल में भी पाया जा रहा है, तो ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। मतलब जब हम इन 6 द्रव्यों के स्वरूप को थोड़ा-सा सोचेंगे तो हमें बहुत सारे लक्षण भी मिलेंगे और उनके दोष भी समझ में आएँगे। संगीता जी बताइए। भैया जी, जैसे मनुष्य का लक्षण ज्ञान दर्शन, तो मनुष्य के अलावा इसमें तिरंज गति, देव गति में और तिरंज गति हाँ, ठीक है। और एक और गति में सब में पर होता है, ऐसे हर जीव का होता है। क्योंकि ज्ञान दर्शन, हाँ, मतलब ये क्योंकि ज्ञान दर्शन मनुष्य का लक्षण है ही, मतलब अगर हम एक तरह से देख लें जीव का लक्षण है ही ज्ञान दर्शन, तो थोड़ा-सा ऐसे ये निर्दोष लक्षण में भी जा सकता है। थोड़ा हमें ऐसे क्लोज़ वाले एग्ज़ाम्पल्स को थोड़ा-सा आप ध्यान रखना, कहीं उसमें हम कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, क्योंकि ज्ञान दर्शन जीव का निर्दोष लक्षण भी है। तो अगर वो सेंटेंस किस तरह का फ़ॉर्म किया गया है, अगर ऐसे पूछा गया है कि मनुष्य का ही लक्षण, मतलब मनुष्य का लक्षण ज्ञान दर्शन है, तो अगर हम वहाँ पे विशेष रूप से मनुष्य ही लिखा है, तो वहाँ पे हम उसको अतिव्याप्ति में डाल सकते हैं। अगर जीव लिख दिया का लक्षण ज्ञान दर्शन, तो वो निर्दोष लक्षण में चला जाएगा। तो थोड़ा इनमें ध्यान दें। बाकी हमने 5 ज्ञानों के आधार पर भी देखा था, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। अगर मैं कहूँ केवल ज्ञान जीव का लक्षण है, क्या दोष आएगा इसमें? क्या लक्षण बन सकता है? केवल ज्ञान जीव का लक्षण। केवल ज्ञान केवल सिद्ध भक्तों नरेश को ही जी, होता है। सॉरी सॉरी केवल केवल सिद्ध में ज्ञान होता है। सभी जीवों को नहीं हो सकता। अव्याप्ति दोष लगेगा। अव्याप्ति दोष लग जाएगा इसमें, हम सीधा कहेंगे अव्याप्ति। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान सिद्ध और अर्हंत, सिद्ध और अर्हंत इन दोनों में ही होता है, बाकी में नहीं होता। और हमने क्या कहा, केवल ज्ञान जीव का लक्षण, इस तरह से वो उनमें अव्याप्ति हो जाएगा। अब देखो मैं इसी सेंटेंस को अगर कहूँ केवल ज्ञान अर्हंत परमेष्टि का लक्षण, ज्ञान अर्हंत परमेष्टि का लक्षण है। अब क्या है इसमें, इस वाक्य में? अतिव्याप्ति है। बताइए, कोई हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज कीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कौन बोल रहा है। हाँ, सुनील जी। निर्दोष लक्षण हुआ सर ये तो। केवल ज्ञान अर्हंत का लक्षण, निर्दोष। और कोई कुछ कहना चाहेगा? विनीता जी इसमें। सर अतिव्याप्ति है क्योंकि ये सिद्ध भगवान का भी लक्षण है। बिल्कुल सही, अतिव्याप्ति में जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिद्ध भी आ गए, सिद्ध भगवान के भी केवल ज्ञान। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ केवल ज्ञान अर्हंत सिद्ध भगवान का लक्षण, अब ये क्या है? ये किस में जाएगा? अतिव्याप्ति या अव्याप्ति में? लक्षण है तो निर्दोष है फिर। ये निर्दोष है या इसमें भी दोष है कोई? अगर आपने लक्षण शब्द बोला, अगर आपने लक्ष्य बोला है तो गड़बड़ है। लक्षण शब्द है तब नहीं तो सही नहीं, है, निर्दोष है। मैंने तो पहले भी लक्षण ही बोला था कि लक्षण, केवल ज्ञान अर्हंत भगवान का लक्षण। हाँ तो फिर सही है, निर्दोष लक्षण है। पर अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये लक्षण निर्दोष है या सही है। तो अर्हंत परमेष्टि का कहा जा रहा था, तब तो अव्याप्ति था, सॉरी, तब तो अतिव्याप्ति था क्योंकि सिद्धों में भी पाया जाता था। पर हम यहाँ पर कह रहे हैं केवल ज्ञान अर्हंत और सिद्ध भगवान का लक्षण है, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पहले हम अव्याप्ति चेक कर लीजिए कि सब अर्हंतों में पाया जा रहा है कि नहीं, कि हाँ सब में पाया जा रहा है और सिद्ध में भी पाया जा रहा है, तो हमने दोनों ही इसमें लिए। और इनके अलावा किसी में पाया जाता है क्या अर्हंत और सिद्ध के अलावा, कि नहीं, इनके अलावा किसी में भी पाया नहीं जाता है, इसलिए इन दोनों का ही ये लक्षण बन सकता है। ठीक है, समझ आ गया ये? नीलेश जी शाह, आप कुछ इसमें कह रहे हैं? अच्छा, वो पहले था। ठीक है, अब हम
इसमें ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति है। असंभव तो बहुत इजी है, असंभव में तो बिल्कुल जो बात कही जाती है वो उस लक्ष्य में पाई ही नहीं जाती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल उसमें वो होता ही नहीं, उसे कहते हैं असंभव दोष। असंभव दोष के एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दिया था कि मनुष्य के लक्षण सींग कहना, ये असंभव है। मनुष्य के लक्षण हम केवल ज्ञान कह दे, अभी मतलब मनुष्य में वैसे भी वो देव में मतलब अरिहंत देव में सूर्य देव में पाया जाता है, चलिए हम इसको ना भी ले, हम कहे मनुष्य का लक्षण सींग के जैसे ही अगर पूछ इत्यादि कहा जाए, ये सब असंभव दोष में चला जाता है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल असंभव दोष के कोई बताना चाहे असंभव दोष? हाँ नंदिता जी। जैसे जीव को जड़ कहना वो असंभव है, क्योंकि जीव हाँ, ऑलवेज जीव का ज्ञान लक्षण और जड़ कहना। दर्शन उपयोगी है। बिल्कुल सही है। और सुनील जी? सर जैसे जीव का लक्षण रसगंध वर्ण कहना। हाँ, जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, मतलब हम इसको और थोड़ा सा इजी करके कहे, जीव को मतलब सॉफ्ट कहना, कठोर कहना, ये क्योंकि जीव का लक्षण नहीं है, ये जीव में पाए ही नहीं जाते, स्पर्श गुण ही जीव में नहीं है, तो इत्यादि मतलब जीव को वाइट सफेद कहना इत्यादि, जो सब स्पर्श रस गंध वर्ण हम इस तरह से कहेंगे, वो सब लक्षण अगर बनाते हैं। शरीर मानना तो ये अलग से मिथ्यात्व हो गई, भूल हो गई। अगर हम इसका लक्षण बोलते हैं कि जीव वाइट वाइट होता है, जीव का लक्षण ऐसा होता है, तो वो चला जाएगा असंभव दोष में। नींबू का लक्षण मिठास कहना असंभव दोष है। नींबू का लक्षण खटास कहे, नींबू का लक्षण खट्टापना कहे, तो ये किस में चला जाएगा? ये क्या रहेगा? अगर नींबू का लक्षण खटास कहा जाए निर्दोष। तो बिल्कुल सही लक्षण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वाक्य अगर इस तरह से बना हो, जैसा हमने अपने पीछे पाठ के पीछे देखा था, वाक्य था कि जो खट्टा हो उसे नींबू कहते हैं, जो खट्टा हो उसे नींबू कहते हैं, तो ये वाक्य ठीक है या नहीं? ठीक नहीं है। नहीं रहे, नहीं है। क्यों? जैसे संतरा भी खट्टा होता है। अव्याप्ति दोष। क्या आएगा, अतिव्याप्ति या अव्याप्ति? अव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति। अव्याप्ति। अव्याप्ति। कोई कह रहा है अव्याप्ति, कोई कह रहा है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति है। क्या माने? अतिव्याप्ति। सर अव्याप्ति तो नहीं होगा क्योंकि सारे नींबू तो खट्टे होते हैं, तो अव्याप्ति तो नहीं होगा, अतिव्याप्ति होगा। नींबू के अलावा अन्य दूसरे फल भी अव्याप्ति इसलिए नहीं होगा क्योंकि नींबू तो खट्टे ही पाए जाते हैं, पर जो खट्टा हो उसे नींबू कहना ये अतिव्याप्ति जाएगा, क्योंकि जो खट्टा लिया है कि इसमें और भी पदार्थ ऐसे हैं जिनमें खट्टापना पाया जाता है, तो उनको फिर नींबू तो नहीं कहते, इसलिए ये वाक्य अतिव्याप्ति दोष वाला चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल। हाँ सरिता जी। सर प्लीज अव्याप्ति के एक दो क्वेश्चन आप पुटअप करिए ना, मुझे थोड़ा सा उसमें कभी कभार कंफ्यूजन आ जाता है अव्याप्ति में। अतिव्याप्ति तो एकदम क्लियर है, निर्दोष भी क्लियर है। अच्छा, अव्याप्ति वाला जी। अव्याप्ति में जो हमारे इसमें दिया हुआ है वो आपने पढ़ ही लिया होगा। लक्ष्य के एक देश में रहता है। हाँ, एक देश में जो पाया जाए, सब में नहीं पाया जाए, उसे हम अव्याप्ति कहते हैं। जिस तरह से अगर हम कहे कि यहाँ पर जो लिया था एक एग्जाम्पल, हाँ, अगर ये कहे जाए कि मति ज्ञान, जो मति ज्ञान वाला लिया था, मति ज्ञान जीव का लक्षण है, मति ज्ञान को जीव का लक्षण कहना, ये अव्याप्ति है। क्यों? क्योंकि
कि मति ज्ञान को जीव का लक्षण इसलिए नहीं कहा जा सकता। आवाज आ रही है आप मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, मति ज्ञान इसलिए क्योंकि सब जीवों में मति ज्ञान नहीं पाया जाता। सब जीवों में, क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं, संसारी जीव तो हैं जिनमें सब में मति ज्ञान पाया जाता है, पर कुछ जीव जैसे हम कहे केवल ज्ञानी हैं, जो जिनकी मात्र केवल ज्ञान पाया जाता है, उनके मति ज्ञान नहीं पाया जाता। हम कहें कि अवधि ज्ञान जीव का लक्षण है। इस तरह का अगर बनाया जाएगा अवधि ज्ञान, तो वो भी अव्याप्त में चला जाएगा, क्योंकि अवधि ज्ञान सिर्फ कुछ ही मुनिराजों के या देव और नारकियों के, ऐसे कुछ विशेष जीवों के पाया जा सकता है। और भी इस तरह की चीजें हैं, जैसे हम कहें 46 मूल गुण अरिहंतों का लक्षण। बताइए, 46 मूल गुण अरिहंत परमेष्ठी का लक्षण बन सकता है? 46 मूल गुण में भी अगर मैं एक ही की बात करूं कि समोषण आदि विभूति, ये अरिहंत परमेष्ठी का लक्षण है। कौन सा दोष से दूषित है ये बात? बताइए आप सरिता जी। सर एक बार फिर से बोलिए क्वेश्चन। समोषण आदि विभूति अरिहंत परमेष्ठी का लक्षण है। सर वो तो तीर्थंकरों के भी होती है ना? नहीं, तीर्थंकरी तो अरिहंत होते हैं। हाँ। अगर मैं कहूँ कि समोषण आदि विभूति अरिहंत परमेष्ठी का लक्षण है, क्या गलत है? तो ये तो निर्दोष हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ये तो नहीं, सच है। निर्दोष क्यों नहीं होगा? ये अव्याप्ति दोष से दूषित है। समोषण आदि विभूति अरिहंत परमेष्ठी का लक्षण ये इसलिए नहीं है क्योंकि सब अरिहंतों में क्या 46 मूल गुण या समोषण पाया जाता है क्या? कि नहीं, सब अरिहंतों में पाया नहीं जाता। इसमें ही पाया जाता है सिर्फ तीर्थंकर अरिहंत, जी, तो बहुत लिमिटेड में ही पाया जा रहा है, सब में नहीं पाया जा रहा। करेक्ट। इस तरह के एग्जाम्पल अव्याप्ति में जाते हैं। जी। अश्वनी जी, आप कुछ बता रहे हैं? सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि किसी लाइन में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोष भी आ सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा आम मीठा होता है, अब आम खट्टा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है और दूसरे फल मीठे भी हो सकते हैं, तो यहाँ तो दोनों दोष लग रहे हैं। हाँ, मतलब इस तरह के कुछ एग्जाम्पल में लग सकता है। अब हम उस बात में, उस वाक्य में किस चीज पे फोकस कर रहे हैं या हमारा कहाँ ध्यान है, उस पे, उसके आधार पर बन जाएगा। जैसे दोनों दोष इसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कुछ वाक्य मिल जाएंगे आपको। सर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ और अगर सकते ना? लक्षण बनाना है आम का, अगर निर्दोष लक्षण बनाना है तो कहा जाएगा आम खट्टा मीठा होता है, ये निर्दोष है लक्षण। क्यों सर, और भी चीजें तो खट्टी मीठी हो सकती है। हाँ, और भी चीजें हो सकती है, वो ठीक है, पर अगर मैं ये कहूँ कि आम ही खट्टा मीठा होता है, तो फिर वो वाक्य गलत में चला जाएगा। यदि हम कह रहे हैं तो फिर ये इसमें चला जाएगा। अब इस तरह से जैसे प्रयोग किया जाए, जो खट्टा मीठा होता है वह आम ही होता है, तो फिर ये चला जाएगा मतलब अतिव्याप्ति दोष में, क्योंकि इसके अलावा अन्य चीजें भी इसमें पाई जाती है। सर अगर हम कहते हैं आम खट्टा मीठा होता है तो वो निर्दोष लक्षण में है। ये हाँ निर्दोष है बिल्कुल, लक्षण निर्दोष में ही जाएगा वो। सर यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है इस लाइन में, मतलब कैसे वो आम खट्टा मीठा होता है तो इसमें हम इसको निर्दोष लक्षण क्यों बोल रहे हैं जब और भी फल खट्टे मीठे होते हैं? तो नहीं, फिर मेरा प्रश्न ये है क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर कुछ वस्तुओं के तो कभी कुछ आप लक्षण बना ही नहीं पाओगे। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी रह जाएगी कि जिनका लक्षण हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें वो पाया जा रहा है
यहाँ पर उसको अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उसका ऐसे वाला लक्षण नहीं है कि सब में से हमें अलग भिन्न पहचान कराता है। यदि हम वाक्य का बोल रहे हैं, वाक्य पर वो ठीक कहा जाएगा, पर खट्टे मीठे को हम आम का इसलिए लक्षण परमानेंट नहीं बना सकते क्योंकि अन्य चीजें भी पाई जा सकती है और कुछ आम भी ऐसे हैं जो खट्टे मीठे ना हो, पर हमें नहीं तो फिर कुछ और उसका पहचान का चिन्ह बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। जैसे ज्ञान या जीव पे हम लगा रहे हैं कि जीव का लक्षण ज्ञान है, ये तो ऐसा लक्षण है कि जीव में ही पाया जाएगा और जीव के अलावा अन्य में नहीं पाया जाएगा। देखिए दोनों दो तरह से हमें आपको समझना है, एक तो वस्तु का जो लक्षण बनाने के रूप में और दूसरा वाक्य की रचना किस तरह की है, वाक्य की रचना किस तरह की है। जैसे अगर मैं कहूँ कि संसारी जीव का लक्षण ज्ञान है, संसारी जीव का लक्षण ज्ञान है, अब ये वाक्य ठीक है कि नहीं? संसारी जीव का लक्षण ज्ञान है। सर ठीक नहीं है, नहीं रॉन्ग है। क्या गलती, क्या दिक्कत है इसमें? मत्स्य जीव का भी लक्षण व्याप्ति, इसमें एक देश ही पकड़ा गया है, संसारी नहीं, मुक्त जीव का भी लक्षण ज्ञान होता है। तो ये तो अतिव्याप्ति हुआ ना, कि संसारी की तो हम बात कर रहे थे, संसारी में तो सब में है ना, संसारी में सब में हुआ तो अव्याप्ति तो हो ही नहीं सकता। ये संसारी के अलावा जिनकी हम बात भी नहीं कर रहे हैं उनमें भी पाया जा रहा है, इसलिए ये अतिव्याप्ति में चला गया। अब आप समझना, बात चल रही थी ज्ञान की और जीव, मतलब वही ज्ञान अब थोड़ा सा एक शब्द बदलने से वो हमारा दोष में भी जा सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया संसारी जीव। तो थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि सेंटेंस में पूछा क्या जा रहा है। इतना टफ नहीं आने वाला है, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, बहुत सिंपल सिंपल से आएंगे। ये गाय और पशु वाला भी नहीं आएगा, वो भी अब हमारे इसमें बुक में ही है और हमें उसके आंसर पता भी है, तो बहुत सिंपल सा ही आएगा आपके एग्जाम में कि जो सबके ध्यान आ जाए, उसमें आप ज्यादा घबराइए नहीं। संगीता जी आप कुछ कह रही भैया जी, हैं? जैसे समाशरण का अपन ने अरहंत भगवान, अरहंत परमेष्टि भगवान का लक्षण समाशरण बताया, तो वो भी मेरे ख्याल से अतिव्याप्ति होना चाहिए, क्योंकि वहां तो दूसरे पशु पक्षी भी रहते हैं ना समाशरण में। नहीं, मतलब उनका हम लक्षण नहीं कहते थे, कहा तो भगवान या अर्यंत भगवान का ही कहा जाता है कि अर्यंत, तो जिनका हम कह रहे हैं, जिनका उनका तो लक्षण हम बनाते ही नहीं, पशुओं की तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि उनका लक्षण नहीं बनाया जाता समोषण। पर अर्यंत में भी सब अर्यंत का नहीं है, इसलिए अव्याप्ति में चला गया। अच्छा, नहीं, और पशु पक्षी जैसे समोशरण में और भी बहुत सारे जीव होते हैं ना, जैसे हाँ, वो प्रेजेंट। वाला वाक्य हम अगर हम इस तरह का कहते कि समोषण में अर्यंत भगवान पाए जाते हैं, तो फिर वो बात आती है कि और भी तो पाए जाते हैं, वहां पे तो वो चीज है। ठीक, अब मैं पूछूं, शरीर को जीव का लक्षण, शरीर को जीव का कहना, शरीर को जीव का कहना ये असंभव है, असंभव में जाएंगे, मतलब इस तरह से कि जीव को मोटा पतला काला गोरा कहना, ये सब असंभव है। ठीक है, चलो हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। अब आगे जो आपने पूछा था पांच भाव वाला जो अपना पाठ है, जिसमें पांच भाव को असाधारण भाव कहा गया है। असाधारण भाव इसलिए कहा क्योंकि ये पांच भाव कौन कौन से द्रव्यों में पाए जाते हैं? पांच भाव तो जीव के अतिरिक्त किसी में भी नहीं पाए जाते। जीव के अतिरिक्त किसी में भी। अब देखना, थोड़ा आप ध्यान दो, अगर मैं पांच भाव कहूंगा तो ये पांच भाव जीव का लक्षण बन सकता है, मतलब मैं कहूँ पांच भाव जीव के लक्षण है, बिल्कुल ठीक है। पर अब मैं एक एक भाव को अगर इसमें और कहूँ, जैसे मैं कहूँ पारिणामिक भाव जीव का लक्षण है, पारिणामिक भाव ठीक है कि नहीं है? पारिणामिक भाव ठीक है, बिल्कुल कोई बताए पारिणामिक ठीक भाव नहीं है। क्यों नहीं है? पारिणामिक के अलावा दूसरे भी हैं और
ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। कौन कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है? सर मैं विनीता। हाँ विनीता जी आप कह रहे हैं? हाँ बताइए कैसे? सर क्योंकि पारिणामिक भाव जीव के हर समय प्रेजेंट रहता है, कोई भी जीव हो दुनिया का, सबके पारिणामिक भाव तो रहेगा ही रहेगा कंपल्सरीली। ठीक है, और जीव के अलावा? जीव के अलावा किसी में नहीं पाया जाता, क्योंकि मुक्त बिल्कुल जीव में सही सिद्ध है, भगवान। बिल्कुल सही बताया आपने। पारिणामिक भाव जीव का लक्षण है, अगर ऐसा कहा जाता है बिल्कुल ठीक है ये। पर अब इसको कोई ऐसा ना सोचे कि जीव के तो पारिणामिक भाव के अलावा भी अन्य भाव पाए जाते हैं। हम आपको यहाँ पर अगर लक्षण और लक्ष्य पहचान में नहीं आएगा तो फिर आप ये कंफ्यूज होंगे। मैंने कहा पारिणामिक भाव जीव का लक्षण है, तो पारिणामिक भाव हो गया लक्षण और जीव हो गया लक्ष्य। तो अब पारिणामिक भाव को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, मतलब उसको नहीं देखना, आपको देखना है कि जीव में पारिणामिक भाव पाया जा रहा है या पाया जाता है। जीव के अलावा किसी में पाया जाता है क्या? कि नहीं, किसी और में भी नहीं पाया जाता। सब जीवों में पाया जाता है कि नहीं? सब जीवों में पाया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा लक्षण, निर्दोष लक्षण इस तरह से होगा। अगर वाक्य उस तरह का बनता जो आपने कहा, अगर मैं कहता कि पारिणामिक भाव ही जीव में पाया जाता, जीव में पारिणामिक भाव ही पाया जाता, तो फिर आता अव्याप्ति, तो फिर वो अव्याप्ति में चले जाता, जो आप लोगों को थोड़ा डाउट हुआ। अब देखो, अगर मैं ऐसे और भावों की भी बात कहूं, पारिणामिक भाव ठीक है वो लग गया। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ 5 भावों से अभी हम लक्षणों को समझ सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कौन-कौन से भाव किस-किस के पाए जाते हैं। पहले थोड़ा से भावों को समझ लेते हैं, फिर इसकी बात करें कि औदिक 5 भाव कौन-कौन से हैं? 5 नाम याद होंगे तो सबको? 5 नाम, नरेश जी। सर एकदम याद नहीं, पर थोड़ा तो देख ही लिया। औपशमिक भाव, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक एंड परिणामिक भाव। पारिणामिक बिल्कुल सही है नाम। औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 है। क्रम इसी क्रम से आपको याद रखना है। औदयिक, औपशम मतलब जिस भी इसमें अपने सूत्र में जो आए हैं, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, इस तरह से ये 5 भाव, पांचों का क्रम है। स्वरूप अगर हम इनका देखते हैं किसको कौन सा कहते हैं, तो औदयिक भाव सबसे पहले अगर औपशमिक ले, कि उपशम से जो युक्त हो, उपशम से जो बना हो, जिसमें कर्मों के उपशम के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें कहते हैं औपशमिक। कर्मों के क्षय के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें कहते हैं शायिक। कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें कहते हैं क्षयोपशमिक। कर्मों के उदय के निमित्त से जो भाव हो रहे हैं उन्हें कहते हैं औदयिक। और पारिणामिक क्या लगेगा कर्मों का? कि जो कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से निरपेक्ष है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, उनसे निरपेक्ष है, परिणाम से जो बने हैं ऐसे भाव होते हैं पारिणामिक। ठीक है, ये 5 डेफिनेशन इन पांचों भावों की है। अब फिर हमने इनके भेद भी देखे थे, भेद थोड़े कितने कितने होते हैं। उसके बाद एक जो इसमें इम्पोर्टेंट बात आई थी कि कौन से जीव को कौन सा भाव पाया जाता है, कौन से जीव को कौन सा भाव। थोड़ा सा ये चैप्टर टफ है पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो हमें चीजें समझ में आएगी। एकदम से जब सोचते हैं तो सारी चीजें याद नहीं आती, कौन सा भाव, कौन सी परिभाषा, कितने भेद। और जब हम एक बार पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे हमें इसका प्रैक्टिस हो जाएगी। पारिणामिक भाव सब जीवों में पाया जाएगा, पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव ही नहीं है। ठीक है। औदयिक भाव, औदयिक भाव ऐसा है जो सब संसारी जीवों के पाया जाता है, मतलब पहले गुण स्थान से लेके अरिहंत परमेष्टि, मतलब अगर अरिहंत को भी हम मुक्त की अपेक्षा से अलग ले, अरिहंत परमेष्टि तक औदयिक भाव पाया जाता है। क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव की बात करें तो जब तक छद्मस्त अवस्था है, अर्थात हम कहे 12वां गुण स्थान है, तब तक क्षयोपशमिक भाव पाया जाता है। शायिक भाव, शायिक भाव किसको पाया जाएगा? तो शायिक भाव देखा जाए तो ये शायिक भाव शायिक सम्यक दृष्टि और शायिक चारित्र वालों को ही पाया जाएगा।
जो चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। और औपशमिक भाव भी औपशमिक सम्यक्त्व धारक जीवों के ही पाया जाता है। जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर क्रम देखा है उल्टा, इसमें ही जीवों की संख्या हो गई है। सबसे ज्यादा संख्या वाले पारिणामिक भाव वाले हैं, उसके बाद औदैहिक भाव वाले हैं, उसके बाद देखा जाए तो क्षायक्षमिक वाले हैं, उसके बाद क्षायिक और उसके बाद औपशमिक। सबसे कम औपशमिक के हैं। काल की भी बात करें तो काल भी औपशमिक का अंतर्मूर्त है, बस अंतर्मूर्त। औपशमिक का कितना काल है? अंतर्मूर्त। शायिक की हमने बात करी थी कि शायिक कैसा है? सादी अनंत। शुरुआत से तो नहीं है, पर एक बार शुरू होगा पर अनंत काल तक रहेगा, ऐसा होता है शायिक भाव। क्षायक्षमिक भाव अनादि से है, अनादि से लेकर कब तक है? अंत तक नहीं है, पर मतलब इसका अंत कहाँ पर है? 12वें गुण स्थान तक इसका अंत आ जाएगा, मतलब अनंत नहीं है, अंत है। तो ये हो गया सादी शांत। फिर चौथा देखा था औदैहिक। औदैहिक कब तक है? अनादि से तो है पर अंत सहित है। औदैहिक भाव कब अंत हो जाएगा? कि 14वें गुण स्थान तक ही पाया जाएगा। और पारिणामिक भाव ऐसा है जो अनादि भी है और कब तक है? अनंत काल तक जो रहता है, मतलब सिद्ध तक भी वो पाया जाएगा। एक ही ऐसा भाव है, वो है पारिणामिक। हाँ नरेश जी। सर ये औपशमिक भाव आत्मा और कर्म की मुख्यता से एक बार फिर से समझाएंगे? औपशमिक भाव हाँ औपशमिक क्या? मतलब आत्मा की मुख्यता से और कर्म की मुख्यता से एक बार थोड़ा सा और समझाएंगे प्लीज। अच्छा औपशमिक। औपशमिक क्या? औपशमिक में दोनों बातें हैं, मतलब ये जो 4 भाव हैं ये तो कर्म से सापेक्ष ही है, कर्मों से ही इनका संबंध है। जब हमने क्लास में इसमें देखा भी था कि भाव तो है जीव के, पर होते किसके निमित्त से है? कर्म के निमित्त से। तो औपशमिक में जब कर्म का उपशम हुआ, क्षय नहीं हुआ है पूरी तरह से, सिर्फ दब गए हैं थोड़े समय के लिए, उस समय जो जीव के भाव होते हैं या उसके निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं उन्हें कहते हैं औपशमिक भाव। और वो सिर्फ थोड़ा सा ही समय है, क्योंकि हम जानते हैं उपशम कितने समय तक रहेगा किसी भी चीज का? थोड़े ही समय के लिए। जैसे ही थोड़ा सा हिल गया, इसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि पानी में मिट्टी कैसे बैठ जाती है कि जैसे नीचे बैठ गई। थोड़े समय तक यदि वो हिलता नहीं है तो पानी में मिट्टी नीचे बैठ गई, और जैसे ही उसमें कुछ मूवमेंट हुई वो वापस से क्या हो जाती है? उदय में आ जाती है। ऐसे ही औपशमिक भाव इसीलिए सबसे कम इसका समय पाया जाता है। और किसी को बताइए इसमें 5 भावों में सर कुछ ऑप्शन में भाव पूछना कौन से है? कौन स्थान से शुरू? सॉरी, एक एक करके। सर ऑप्शमिक हाँ भाव कौन से गुण सरिता जी। स्थान से शुरू होकर कौन से गुण स्थान तक रहता है? औपशमिक भाव का यदि हम गुणस्थान लिखेंगे तो औपशमिक भाव चौथे गुणस्थान से शुरू होकर, हम अगर उपशम श्रेणी तक की बात करेंगे तो 11वें गुणस्थान तक पाया जाता है। चौथे गुणस्थान से 11वें तक औपशमिक भाव। ठीक है। सर मैं काल हाँ पहले सरिता जी आप पूछिए। जी हाँ काल। शायोपशमिक का नहीं पाई। औपशमिक अंतर्मुहूर्त, शायिक सादी अनंत, और शायोपशमिक का क्या है? क्षायक्षमिक का काल कहा जाएगा सादी शांत। क्षायक्षमिक मतलब भाव स्टार्टिंग अनादि, सॉरी अनादि, अनादि शांत। ये अनादि अनादि। से तो है हम्म, पर अनंत काल तक नहीं रहता है। जी। और जब सर तक औदैहिक? क्षायक्षमिक ज्ञान है तब तक ही रहता है। जी। औदैहिक का अनादि से लेकर इसका भी अनादि शांत ही है, क्योंकि संसार अवस्था तक है। इसमें 2 विवक्षा बन जाती है कि अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनंत है और भव्यों की अपेक्षा से अनादि शांत है। अच्छा, क्योंकि भव्य तो संसार को पार कर देगा पर अभव्य का कभी नहीं होगा, इसलिए। ओके सर, थैंक यू। भैया जी मैंने पारिणामिक भाव तक एक नोट लिखा था, मुझे लग रहा है कि अब ये लाइन गलत है कि इन भावों की शुरुआत चौथे बताइए। स्थान से होती है। सारे 5 भावों की? नहीं नहीं नहीं, पारिणामिक का मैंने ऐसा लिखा था, ऐसा भाव जो अच्छा सहज उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव
रहने वाला अर्थात जीव का चैतन्य भाव है और इन भावों की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है। तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये हाँ, लाइन क्योंकि पारिणामिक भाव तो पहले से ही है, मतलब हम कहे कि अच्छा कोई गुणस्थान ना भी कहे, जीव मात्र के लिए है, जीव मात्र में पाया जाता है। अच्छा ठीक है। भैया जी अभी आपने छायोक्षमिक भाव के लिए ऐसा कहा कि छायोक्षमिक भाव अनादि है। हाँ, अनादि से है, भैया जी ज्ञान इसमें की लिखा अपेक्षा से। हाँ, बताइए। मतलब इसमें लिखा है कि स्वसन्मुख पुरुषार्थ से श्रद्धा और चारित्र की आंशिक शुद्ध अवस्था होती है, उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से छायोक्षमिक भाव कहने में आता है। माने जिस समय उस जीव को शुद्ध अवस्था प्रकट होती है उस समय उस जीव को छायोक्षमिक भाव कहा जाता है, क्योंकि अनादि से जो है उसका तो हमने पढ़ा पारिणामिक भाव एक मात्र भाव ऐसा है जो जीव को अनादि से अनंत काल तक रहता है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि छायोक्षमिक भाव, मतलब तो क्लियर नहीं हुआ मुझे मतलब कि वो किस इसलिए अपेक्षा कहा से। है कि ज्ञान की अपेक्षा से मात्र इतना है कि जो ज्ञान है वो अनादि से क्षयोक्षम रूप में ही है, क्षयोक्षम की अवस्था मतलब क्षयोक्षम रूप में ही है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा से, क्योंकि क्षयोक्षमिक भाव में दर्शन, चारित्र ये भी पाए जाते हैं, और ये दर्शन और चारित्र जिसको आपने कहा ये स्वसन्मुखता से ही होते हैं। तो दर्शन और चारित्र मतलब मान लीजिए शैक्षणिक सम्यक, जिसको सीधी भाषा में कहें तो शैक्षणिक सम्यक तो अनादि से नहीं है, शैक्षणिक चारित्र भी अनादि से नहीं है। उसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई वो तो शुरुआत होगी उसकी, तो जब आत्म सन्मुख होगा तब प्रकट होगा, पर शैक्षणिक ज्ञान वो तो अनादि से है। अगर हम और इसमें देखते हैं फोर्थ गुण स्थान की बात आप कर रहे हैं तो फिर चौथे गुण स्थान से शुरू हो रहा है ना, कहाँ है अनादि से? तो फिर ज्ञान ज्ञान फिर शैक्षणिक ज्ञान कब से है? भाव की बात कर रही हूँ मैं, शैक्षणिक भाव जो है वो तो फिर अनादि से नहीं होना चाहिए ना। नहीं, देखिए भाव जो है शैक्षणिक भाव के जब हम भेद पढ़ते हैं तो उसमें ज्ञान भी आया है, शैक्षणिक ज्ञान भी उसके भेदों में है। और अगर कितने भेद 18 भेदों में आप देखिए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, ये है कि नहीं। और अगर हम सम्यक मति को मानते हैं तो उस अपेक्षा से कुमति कुशुद्ध तो है ही हमारे, कब से है? अनादि से। और आप आगे चल के देखेंगे तो इसमें शैक्षणिक सम्यक और शैक्षणिक चारित्र भी आया, तो शैक्षणिक चारित्र तो बाद में प्रकट होगा, चौथे गुण स्थान के बाद ही होगा, पर ज्ञान तो हमें अनादि से है ही, इसलिए इस अपेक्षा से शैक्षणिक भाव। मतलब अभव्य जीवों के भी है शैक्षणिक भाव, यही मतलब है आपका? फिर जो जिनके पास, जो अपन कहते हैं कि भाई पहले गुण स्थान में ये या अभव्य भी है मान लो, तो सबके हैं शैक्षणिक ज्ञान, हो सकता है मतलब। हाँ, शैक्षणिक ज्ञान तो सबके मतलब एक सहज हो ही रहा है, जो हमारी जो ज्ञान है इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों से जानने वाला ज्ञान है, इसी को तो शैक्षणिक ज्ञान कहा, जो कर्म के उदय से हो रहा है, मतलब जो पूर्ण नहीं है, जो इस तरह से इंद्रियों के निमित्त से जानते हैं, ये सब शैक्षणिक ज्ञान ही है, मतलब जो नारकी के भी हो सबके होता है। सर मैंने एक नोट्स में लिखा था कि एक समय पर्याय की अपेक्षा तथा मोक्ष मार्ग रूप शायोक्षमिक भाव की अपेक्षा साधी शांत है, और परंपरा से अभव्य तथा अभव्य भव्य की अपेक्षा अनादि अनंत, और शेष भव्यों की अपेक्षा अनादि शांत है। औदिक भाव नहीं, शायोक्षमिक भाव नहीं, भव्यों, एक बार आपको इसको दोबारा बताइए। एक समय पर्याय की अपेक्षा तथा मोक्ष मार्ग रूप शायोक्षमिक भाव की अपेक्षा साधी शांत है, और परंपरा से अभव्य तथा अभव्य सम भव्य की अपेक्षा अनादि अनंत, और शेष भव्यों की अपेक्षा अनादि शांत, ऐसे 3 डिवीजन है इसमें। अनादि अनंत शैक्षणिक भाव को हम मतलब इस तरह से कहेंगे कि भाई जो जिन अभव्य जीव हैं, जिनके मोक्ष मार्ग नहीं भी पाया जा रहा है, पर ज्ञान है, उनके शैक्षणिक ज्ञान तो है ही, और कब से है? अनादि से है, और अनंत काल तक रहेगा, इसलिए ठीक है। मतलब हम भावों को, एक तो होता है जनरल कहना सब जीवों के लिए, और फिर किसी एक पर्टिकुलर जीव के लिए भी हम उस पे लगा के देखेंगे
तो हमें और उसमें समझ आएगा कि किन जीवों की यहाँ पर बात चल रही है। यद्यपि इनमें जो ज्यादा मतलब पांचों भाव जीव के पाए जा रहे हैं, और उसमें भी हम देखेंगे तो औदैक तो संसारी जीव का ही है, औदैक तो संसारी का ही कहा जाएगा। मुक्त जीवों के औदैक भाव नहीं पाया जाता, ये तो बिल्कुल उनको हम अलग कर देंगे। दूसरी बात, अगर उनमें देखें कि संसारी में भी मिथ्या दृष्टि की बात है, तो औदैक ऐसा है कि जो मतलब मिथ्या दृष्टि में औदैक तो है ही, परिणामिक तो है ही सब में, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, औदैक है। अब अगर औपशमिक सम्यक दृष्टि है तो उसके औपशमिक भाव हो गया, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो उसके छायोपशमिक सम्यक तो चारित्र की अपेक्षा से छायोपशमिक भाव हो गया, पर ज्ञान की अपेक्षा से तो सब में पाया ही जा रहा था। शायिक सम्यक दृष्टि है तो उसके शायिक भाव हो गया। और यदि अर्यंत सिद्ध की बात करें, अर्यंत परमेष्टि के बताएगा कोई, अर्यंत परमेष्टि के कौन कौन से भाव हैं? औदैक, पारिणामिक और शायिक। औदैक, पारिणामिक और शायिक। शायिक। बाकी और कोई हैंड रेज कीजिए, कोई और? सही है सर। हाँ संगीता जी। औदैक और शायिक ही मैं पहले बोलने वाली थी, पारिणामिक सुन के लगा कि ये भी हो सकता है। नहीं, पारिणामिक तो आप हर जगह लिख दीजिए, पारिणामिक हाँ। तो है कि हर जीव में लिखना है। हाँ, तो औदैक, शायिक और परिणामिक। अजीब छोड़ के सब में लिख देना बस। अजीब के भाव पूछे जाएंगे तो पांचों में से अजीब के कौन से भाव हैं? अजीब के कोई नहीं है, भाव नहीं होते। तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पांच में से अजीब के कौन से भाव है। वे अजीब के तो ये भाव ही नहीं है, भावी जीव के चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस इजी ही आएंगे, पर इसी तरह के आएंगे कि आपको एकदम से थोड़ा सा सोचना पड़े उन पे। और कोई इसमें किसी को डाउट हो पांच भाव वाले चैप्टर में? सर यदि अभव्य जीव से पूछे तो अभव्य जीव के कौन कौन से भाव होते हैं? हाँ बताइए कोई, अभव्य जीव के कौन कौन से भाव है? भैया पारिणामिक भाव और औदैहिक भाव। पारिणामिक भाव और औदैहिक भाव। होते हैं। हाँ। बिल्कुल होता है, छायोपशमिक भाव भी होता है। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान है ना, उनके भी छायोपशमिक भाव भी है। तो भैया जी आपने जो छायोपशमिक भाव के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पर्याय है, आप उसे छायोपशमिक ज्ञान कह रहे हैं? बिल्कुल, छायोपशमिक ज्ञान वो ही है। मतलब मति ज्ञान में अगर हम उसे एक, अगर उसके लिए एक अच्छा शब्द दिया जाता है वो है छायोपशमिक अज्ञान। पर है तो छायोपशमिक भाव ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब अब इसको समझ आया। क्या है, इसको आगम में जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि 1 से लेके 12वें गुणस्थान तक छायोपशमिक ज्ञान है, उसमें चौथे से लेके 12वें तक तो वो कहलाता है छायोपशमिक ज्ञान, और 1 से लेके 3 तक वो कहलाता है छायोपशमिक अज्ञान। सामान्य कहेंगे तो पूरा 1 से 12 तक छायोपशमिक रूप हो गया। फिर उसे कुमति भी कह सकते हैं, कुमति ज्ञान। कुमति भी कह सकते हैं। हाँ और पूछिए, पांच भाव में से किसी को कोई डाउट हो? हाँ कुंजन जी। हमने जब डिस्कस किया कि अर्यंत औदैहिक भाव भी उनके गिनने चाहिए, तो शायिक और पारिणामिक तो होते हैं, और औदैहिक उनके 12वें गुण स्थानक के आगे होते हैं। हाँ मतलब अर्यंत परमेष्टि के बताए ना कि औदैहिक भी है, पारिणामिक भी है और शायिक भी है। औदैहिक तो 14वें गुण स्थान तक है। तो औदैहिक को हम पहले से लेके सिद्ध के पहले सभी अवस्था में गिनना चाहिए, 14वें तक। ओके। बाकी सबको भी समझ आ रहा है? चिराग जी, राहुल जी? औपशमिक भाव के काल कितना रहता है? 48 मिनट। हाँ अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। हाँ जी, सुनील जी बताइए।
सर ये छद्मस्त किसको कहते हैं? छद्मस्त कहते हैं जिसका ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है, जिन्हें अभी इंद्रियों से जानना पड़ेगा, जिनके ज्ञान में अभी कर्म की पराधीनता है, जो एक साथ एक समय में सबका नहीं जान सकते, इसलिए। सर स्टार्ट सर यानी अरहंत और सिद्ध भगवान को छोड़कर सारे छद्मस्त अवस्था में हुए। हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ, और कोई अभी कुछ कुंजन जी आप पूछ रहे थे, बताइए। मैं ये पूछ रहा था कि सम्यक्त्व से स्टार्ट नहीं करते, मतलब मिथ्या दृष्टि से ही गिनते हैं सबको छद्मस्त में? हाँ जी, हाँ जी, मिथ्या दृष्टि भी छद्मस्त। ठीक है, तो ये 5 भाव वाला चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हम इसमें और देख सकते हैं। मतलब कई दिन इस पे भी एक ही चैप्टर पे क्लास चल सकती है, ऐसा चैप्टर है ये, पर हमारे पास तो इतना समय नहीं है। तो अभी आप पढ़िएगा, जो भी डाउट्स है तो हम, आपके पास बहुत टाइम है कि अभी तो 14 तक तो हमारा पेपर 1 ही है, फिर उसके बाद 14 से 21 तक पेपर 2 ओपन हो जाएगा, तब आपको ये देना है। उससे पहले आप अभी इसको तैयार कर लीजिए, और उन दिनों में भी कर सकते हैं। और बाकी हम सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ना पढ़े, अपना इसमें लाभ होगा, हमारा एक नया टॉपिक क्लियर होगा और हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इस दृष्टि को सोच के हम करें कि हम मोक्ष मार्ग में एक स्टेप बढ़ रहे हैं। इस तरह से पढ़ेंगे तो एग्जाम अपने आप ही तैयारी हो जाएगी, एग्जाम की फिर करनी नहीं पड़ेगी। और सिर्फ एग्जाम का करेंगे तो फिर एग्जाम जैसी हुआ और फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या हम कर चुके हैं। तो आप देखते जाइए और अपने साथ में डाउट्स जो है वो लिखते जाइए, और आप मुझसे पर्सनली या फिर अपने डाउट्स वाले ग्रुप पे पूछ सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें बाकी भी जो चैप्टर्स है, अभी तो बहुत सारे थे, रिवीजन हम नहीं कर, जो क्वेश्चन आपके 2 चैप्टर आपने कहा था हमने उसके आधार से किए। अहिंसा वाला चैप्टर बहुत इजी है, उसके लिए आप वो 1 घंटे का लेक्चर मात्र सुन लीजिए, जो हुकुमचंद जी भारती जी का है, वो आप 1 घंटे का वो प्रवचन सुन लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और 1 घंटा हम निकाल ही सकते हैं, फिर इस तरह से आपको वो इजी रहेगा। हाँ सपना जी। सर थर्ड सेमेस्टर में बैच सेम ही रहेगा ना? हाँ, बैच तो सेम ही रहेगा, पर बैच में ये है कि जो एग्जाम देंगे, हमारे एग्जाम्स कंप्लीट कर देंगे, वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए हम सब यही कोशिश करें कि अपना पूरा जो एग्जाम्स है वो तो देने ही है। असाइनमेंट्स के लिए तो हमने बहुत ही लीनियंट सी करी दी है कि आप अभी तक भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हम लोगों के ले ही रहे हैं सबके, जो आपके 3 पेपर हैं और 1 गणधर मूल्यांकन है, ये भी आपको 4 देने हैं, और ये आपके 3 एग्जाम, ये कंपलसरी है। ये दिए बिना हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जिनके भी रह गए हैं वो जरूर हमें दीजिए, और साथ साथ आपकी एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, इसलिए आप वो कर दीजिएगा। अहिंसा वाला मैं लिंक आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, पहले भी मैंने भेजा ही था, मैं दोबारा उसको डाल दूंगा। और जो भी डाउट्स है आपको मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। अब अगली क्लास में भी हम यही रिवीजन ही करेंगे। अब देखते हैं उसमें पेपर 2 की करेंगे या पेपर 3 की, बता दिया जाएगा। हाँ संगीता जी। ये जी छद्मस्तों में सिर्फ मनुष्य गिने जाएंगे ना, संसारी नहीं, सब गिने जाएंगे, सब वो भी छद्मस्त है, मतलब उनके भी हर गति इंद्रियों के से, जीव। हर गति के वो भी छद्मस्त है, एक तरह से सदमस्ती तो है। अच्छा ठीक है, फिर संसारी जीव में और इसमें क्या फर्क हुआ छद्मस्त में? संसारी में ये अंतर हुआ कि संसारी में अरिहंत भी ले लिए जाते हैं क्योंकि मुक्त नहीं हुए, पर छद्मस्त में अरिहंत नहीं है, थोड़ा और वो पर्टिकुलर हो गया अगर हम कहे छद्मस्त। हाँ सरिता जी। हाँ सर, एक जस्ट एक क्वेश्चन है कि जो अभी हमारे तीर्थंकर बन गए हैं, उनके कौन कौन से भाव होंगे पारिणामिक के अलावा, और भी है कोई? पारिणामिक और शाइक। अच्छा, शाइक। दूसरा एक और आपको बात ये भी बतानी थी कि हमने मतलब ये डिसाइड किया था, मेरी बात अर्पित जी से भी हुई थी और आशीष जी से भी हुई थी इससे रिलेटेड,
कि जैसे हमारे जो डाउट्स होते हैं, तो अभी हम नेक्स्ट सेमेस्टर से ये चीज स्टार्ट करेंगे कि हम अपने डाउट्स के लिए भी अलग से डाउट सेशन रखा करेंगे। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर ऐसा बना रहे हैं कि एक हम फॉर्म बना देंगे जिसमें आपके जो कोर्स से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। फिर हम जैसे हमारा 3-4 क्लास हो गई या हमारा एक बुक पूरी हो गई, तो हम फिर सीधा उन क्वेश्चंस को आपको सबके एक साथ ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी डाउट्स आते जाते हैं वो हम एक जगह पे हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे, और जब हम उनका मतलब आंसर का सेशन रखेंगे तो हमारे पास एक साथ बहुत सारा डाटा भी मिल जाएगा। दूसरा, एक कुछ डाउट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे कोर्स के बाहर से होते हैं, मतलब कोर्स से अदर होते हैं, उनको भी हम एक जगह कलेक्ट करेंगे। उनमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको थोड़ा सा फिल्टर करके जो हमारे लिए उपयोगी होंगे या जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, फिर 1 घंटे का या 2 घंटे का ऐसा सेशन रखेंगे जिनमें आपके वो सारे डाउट्स भी ले लिए जाएंगे। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हो जाएगी, और हमारे पास बहुत सारे कुछ क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर कोर्स के नहीं होते, इसलिए हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो हम उनके लिए अलग से सेशन रखेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स टाइप भी कलेक्ट हो जाएंगे, जो जिनागम के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं या फिर हमारे डेली लाइफ से जो हमें प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते भी हैं, मैं कोशिश भी करता हूँ आंसर करने की उनको यथा योग्य, पर कुछ ना कुछ मिस हो भी जाता है, तो उसमें वो नहीं होगा। और जैसा हमारे पास मान लीजिए 50 क्वेश्चन लेने, हमारे पास जितना टाइम है हम उनको कवर करके ले सकते हैं। वो एक्टिविटी हम किसी अलग से दिन भी रख सकते हैं जिससे हमारी क्लास मिस ना हो। जो हमारे हॉलीडे का दिन आएगा बीच में, उन पे हम वो कर सकते हैं। तो हम ये इस सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे और उसके लिए प्लानिंग चल रही है, वो आपके लिए ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पर उससे पहले आप अपने एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे इसी बैच में रह जाए, मतलब इसी सेमेस्टर में रह जाए, सब आगे जाएं और अगले सेमेस्टर में हम सब रहेंगे ही। तो आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया, और बाकी एग्जाम्स आप अच्छे से करें। और जो भी डाउट्स, थर्ड सेमेस्टर की बुक्स चाहिए थी। हाँ वो मिल जाएंगी। थर्ड सेमेस्टर की बुक्स आपको वो अपनी वेबसाइट पे ही ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स ऑर्डर वाला जो फॉर्म है वो भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा उसका लिंक। ठीक है, चलिए तो हम अभी क्लास पूर्ण करते हैं। आप अपना पढ़ के जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सभी को जय हिंद। थैंक यू जय सर। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।